हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ सेल बायोलॉजी का पार्ट नंबर 3, जिसमें आज आप पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कहाँ से मिलकर बना है, किससे बना है, पहले ये क्या था, इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि ये कभी कुछ बैक्टीरिया रहे होंगे। तो जो ह्यूमन बॉडी थी, यानी कि जो भी ह्यूमन बॉडी मानो या किसी जीव की शरीर मानो, उसमें ये अपना परजीवी के रूप में रहते थे। तो फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, एडेप्टेशन कर लिया, उसी में ही रहने लग गए। तो इसीलिए इनको कभी कभी आपने सुना होगा कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहते हैं। क्यों बोलते हैं, अर्ध स्वायत्त अंग हिंदी में। ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें खुद का एक डीएनए होता है, खुद के पास राइबोसोम होते हैं इनके। और राइबोसोम कौन से होते हैं, 70s। और 70s आपको पता है ना, प्रोकैरियोट्स के होते हैं। और प्रोकैरियोट्स में क्या कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं ना। तो ठीक है, उसी प्रकार से इनको अर्धस्वायत्त अंग इसीलिए कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसी भी विशेष जो अभिरंजक होता है, अगर अभिरंजित नहीं करे तो वो कभी भी आपको माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा। इसलिए इसको अभिरंजित करना आवश्यक है। तो पहली लाइन लिखी हुई है, इसे देखने के लिए विशेष अभिरंजन से अभिरंजित किया जाना आवश्यक है। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। और तस्तरी नुमा बेलना का मतलब सिलेंडर लाइक होता है, तस्तरी होती है ना, उसके जैसी आकृति होती है। ये आपको दिख रहा होगा, इसमें मैंने डायग्राम बना रखा है, उसमें आपको दिख रहा होगा, उसको मैं समझाता हूं। सबसे पहले ये देखिए, ये 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी, ये लंबा होता है, और 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। तो इसका एवरेज ले लेते हैं, अपना औसत ले लेते हैं, 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। व्यास लिया है क्योंकि बेलनाकार है। आप सोचते हो व्यास क्यों बोला इसका, तो क्योंकि बेलनाकार आकृति है ना, आकृति को क्या व्यास के रूप में देखते हैं। तो ये 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की होती है, औसत व्यास। दोहरी झिल्ली युक्त, सबसे अच्छा क्वेश्चंस होते हैं अपने कि दोहरी झिल्ली मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जैसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड बोलते हैं, उसमें भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। और अगर दोहरी झिल्ली युक्त है तो दो झिल्लियां होगी, बाहर और अंदर। तो बाहर कौन सी है, ये देखो, OM का मतलब आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली। ये बाह्य झिल्ली है, और इसको थोड़ा सा कट करके हमने देखा स्लाइस में, तो ये देखा भीतरी झिल्ली, आंतरिक का। और ये इन दोनों झिल्लियों के मध्य जो स्पेस है उसे इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। अंतः झिल्ली अवकाश में फ्लूइड भरा होता है, मैट्रिक्स फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। और आप देखते हैं कि बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली, इसकी अवकाशिका को दो स्पष्ट भागों में जलीय कक्षों में, जलीय कक्ष क्यों बोला, इसमें लिक्विड ही भरा होगा, जल तरलता होती है, जल भरा होता है, जलीय कक्षों में विभाजित करती है। भीतरी कक्ष जो घने सममांगी पदार्थों से भरा होता है, ध्यान रखना, घने होते हैं, सममांगी पदार्थ होते हैं, मिले होते हैं, मिश्रित पदार्थ होते हैं। एक बार जल, जैसे अपन शक्कर को पानी में मिला देते, मिश्रित पदार्थ सममांगी, अच्छा उसे मैट्रिक्स कहते हैं, आधात्री। तो ये रहा मैट्रिक्स, इसके बीच में होता है मैट्रिक्स, ये होती है आधात्री। और OM मतलब आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य सतह सीमा बनाती है। तो बाह्य झिल्ली पूरी सतह सीमा बना रही है, पूरी सीमा बना रही है, तो ये बाह्य सीमा बनाती है। और इनर मेम्ब्रेन मतलब आंतरिक झिल्ली आधात्री की तरफ, ये रही इनर मेम्ब्रेन। अंदर की झिल्ली की आधात्री, आधात्री मतलब अंदर, ये आधात्री है, इसकी तरफ क्या बना रही है, ऐसे फोल्ड बना रही है। फोल्ड बना रही है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ऐसा क्यों करती है, ऐसा इसलिए करती है क्योंकि सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्रिस्टी क्या करती है, ऐसे आधात्री की तरह अंतरफलन इसलिए बनते हैं, फोल्ड बोलते हैं, फोल्ड बोलते हैं, जो क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी क्या करती है, सतह का क्षेत्रफल क्या होती है, बढ़ा देती है। और आपको मैं बता दूं कि इसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जो आधात्री होती है, उनमें कुछ एंजाइम्स, महत्वपूर्ण काम करने के लिए कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्रेब चक्र के एंजाइम भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, एंजाइम्स पाए जाते हैं। और मैट्रिक्स में ये, अच्छा मैंने बताया अर्धस्वायत्त के लिए, मैट्रिक्स में ध्यान रखना, मैट्रिक्स में सब मैट्रिक्स में होता है। मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए, आपको लिखा होगा एकल वृत्ताकार डीएनए। एकल का मतलब वो सिंगल स्ट्रैंड नहीं है, सिंगल सर्कुलर मतलब एक ही डीएनए होता है, एक मतलब सिर्फ एक डीएनए से, बस ज्यादा नहीं है, डीएनए की भरमार नहीं है। ठीक है, तो एक सेल एक ही डीएनए, सिंगल सेल सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर क्यों, अब सर्कुलर किसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रोकैरियोट्स की। तो देखो कुछ प्रोकैरियोट्स के लक्षण बताते हैं इसके, सिंगल सर्कुलर डीएनए और कुछ राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स देखो,
अगर यूकेरियोट होगा तो 80s होते हैं, ये 70s है। 70s है मतलब क्या है, ये कुछ न कुछ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, मतलब इनके कुछ लक्षण पूर्वज के समान रहे होंगे, इसी प्रोकैरियोट्स के समान लक्षण है, ठीक है। मतलब कुछ प्रोटीन संश्लेषण के से आवश्यक घटक मिलते हैं। और सबसे अच्छा और प्रोकैरियोट जैसा बैक्टीरिया जैसा ऐसी उत्पत्ति बैक्टीरिया से मानते हैं, तो विखंडन विधि द्वारा, फ्रेगमेंटेशन द्वारा विभाजित करता है ना बैक्टीरिया, तो वो करता है। और सबसे अच्छी चीज ये वायवीय श्वसन से संबंधित है, वायवीय श्वसन से संबंधित। अगर वायवीय श्वसन है तो एटीपी का उत्पादन करेगा, एटीपी उत्पादन करेगा, बचपन में पढ़ा हुआ है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो कोशिका का शक्ति ग्रह भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में इतनी डिटेल बहुत होती है, आपसे भी डायग्राम बनाया मैं समझाने के लिए कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, आंतरिक झिल्ली है, भीतरी, इन दोनों झिल्लियों के मध्य जो अवकाश होता है, स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, इंटर भी बोल सकते हैं, इंटर मेम्ब्रेन, दो के बीच, लेकिन ज्यादा शब्द ये होता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस, आईएमएस बोलते हैं। और ये फलन बना है क्रिस्टी और क्रिस्टा, इसका एक वचन शब्द है, और मैट्रिक्स आधात्री में बहुत सारे एंजाइम होते हैं और बाह्य झिल्ली में होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका आपने डिटेल्स देख लिया, ठीक है। इसके बाद हम आगे का और देखते हैं। अब आगे देखिए हम पढ़ते हैं प्लास्टिड के बारे में, और प्लास्टिड ना लवक के बारे में, और लवक में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो आपने देखा होगा कि लवक, देखो पहली लाइन कि लवक लगभग लगभग नहीं है, लवक सभी पादपों, ये वर्ड ध्यान दो कि लवक जो है ना सभी पादपों, कुछ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जैसे युगलिना में मिलते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर 11th की एनसीईआरटी देखते हो तो प्रोटिस्टा, युगलिना प्रोटिस्टा में आता है, लेकिन अगर आप हायर क्लास में जाते हो तो युगलिना एक प्रकार की एल्गी ही है, युगलिनोइड एल्गी होती है, ठीक है। लेकिन आप एनसीईआरटी के बेस पे देखो 11 तो प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा में होता है युगलिना, ठीक है। इस पे मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल ए मिलता है ना, क्लोरोफिल ए हायर प्लांट के समान मिलता है, आपने देखा होगा ये जो कड़ी होती है। तो लवक सभी पादप कुछ प्रोटिस्टा जैसे युगलिना में मिलते हैं, और वर्णक के आधार पर ये अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग इसीलिए अपने को रंग दिखाई देते हैं। तो हमने 3 भाग बता दिए। अगर हरित लवक है तो उसको क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफाइसी पड़ी ना जैसे ग्रीन एल्गी, क्लोरोप्लास्ट। और वर्णी लवक है, वर्णी, वर्ण को किसको बोलते हैं, क्रोमो, तो क्रोमोप्लास्ट। अवर्णी है तो ल्यूकोप्लास्ट। आपको सबसे पहले तीनों के बारे में पढ़ लेना है, फिर हम हरित लवक के बारे में ही पढ़ेंगे, और क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में इतना ही है, ठीक है। हरित लवक के बारे में छोटा सा बता देता हूं, पर्णहरित, क्लोरोफिल होता है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। क्या होता है, पर्णहरित होता है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट मिलते हैं, और ये हरे रंग के दिखाई देते हैं अगर पर्णहरित है, और ज्यादा किसमें मिलते हैं, लीफ मेसोफिल में। लीफ मेसोफिल मतलब पर्ण मध्य तक की कोशिकाओं में मिलते हैं। सेकंड जो है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो, क्रोमो मतलब क्या है, कुछ कलर, कलर है, तो ये वसा विले, विले होंगे, वसा विले कैरोटीनॉइड, वसा विले कैरोटीनॉइड होते हैं, ये सिर्फ कैरोटीनॉइड है, ये वसा में विले कैरोटीनॉइड, वर्णक जैसे कैरोटीन जेंटोफिल, ठीक है। ये कैरोटीन होता है और जेंटोफिल होता है। और आपको मैं बता दूं मैक्सिमम कैरोटीन आप देखते हो तो बीटा कैरोटीन मिलता है एक अपने गाजर में, तो वो विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। तो आप बोलते हो ना गाजर खाने से आंखों की रोशनी अच्छी होती है, तो विटामिन ए होता है, विटामिन ए नहीं होता उसमें, बीटा कैरोटीन होता है, वो बॉडी में आके वो विटामिन ए में बदल जाता है, ठीक है, रेटिनॉल में बदल जाता है, तो जेंटोफिल, ठीक है, और कैरोटीनॉइड ये कलर्ड होते हैं इसलिए क्रोमोप्लास्ट है। इनके कारण पादपों में नारंगी, पीले, लाल रंग दिखाई देते हैं। आपने इतना समझ लिया, ये इतना ही होता है। अब आप आगे देखिए, अवर्णी लवक, इसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो ये अवर्णी है तो वर्ण है ही नहीं, कलर ही नहीं है, तो पहला और क्या हो जाएगा, ये रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन कुछ कुछ है इसमें खाद्य पदार्थ, फूड क्या होते हैं, संचित होते हैं, और फूड संचित होते हैं तो इसमें 3 प्रकार होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एलिरोप्लास्ट। इसे याद रखो, एमाइलो, इलियो, एलिरो। तो एमाइलो, एमाइलो से एमाइलेज, एमाइलेज क्या होता है, एक प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट के लिए एंजाइम होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को पहचानने के लिए होता है, तो वसा के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। एमाइलोप्लास्ट में क्या होता है,
मंड लवक, स्टार्च बोलते हैं ना, तो वसा के रूप में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। और कहाँ होता है, जैसे एग्जांपल क्या, आलू, आलू में बोलते हैं ना स्टार्च ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, फेट बढ़ता है। तो फेट कब बढ़ता है, स्टार्च से ही तो बढ़ेगा, फेट बढ़ेगा। तो एमाइलोप्लास्ट वसा के रूप में कार्बोहाइड्रेट में संचित होते हैं। ये तो क्या एमाइलोप्लास्ट। इलियो, इलियोप्लास्ट तेल लवक, तेल लवक। अब इलियो याद नहीं होता है तो आप यहाँ देखो ओइल, ओइल, ओ आई एल, ऑयल की स्पेलिंग क्या होता है, ओ आई एल, उल्टा देख लो, ओइल, ऑयल से इलियोप्लास्ट मतलब तेल लवक, तेल और वसा होता ही है, ठीक है। स्टार्च के रूप में हो सकता है, वसा के रूप में। एलिरोप्लास्ट, एलिरो मतलब प्रोटीन, प्रोटीन का भंडारण, प्रोटीन का। एलिरोप्लास्ट आपने एक भिंजाने के बीच देख, एलिरोन लेयर देखी होगी आपने, तो किसके बनी होती है, इसकी बनी लेयर जो होती है ना, वो प्रोटीन की बनी होती है। एलिरोन जो लेयर होती है प्रोटीन की बनी होती है, याद रख सकते हो। तो एलिरोप्लास्ट किसका, प्रोटीन का भंडारण करता है। ये तीन तो हो गए। अब हम आगे नहीं पढ़ेंगे। तो इसकी खोज किसने की थी, सिम्पर ने की थी। हालांकि लवक की खोज बोल सकते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की खोज सिम्पर ने की थी, ठीक है। सिम्पर एक साइंटिस्ट साहब थे। हरित लवक, इसके बारे में पढ़ेंगे, वो हो गए दोनों। हरित लवक लेंस के आकार के, अंडाकार, लेंस का आकार होता है अंडाकार से, गोलाकार हो सकता है, चक्रिक हो सकते हैं और फीते लाइक भी हो सकते हैं। और इनकी विभिन्न लंबाई होती है, अलग अलग लंबाई होती है। औसतन 5 से 10 माइक्रोमीटर लंबा और 2 से 4 माइक्रोमीटर छोड़ा होता है, ठीक है। और इनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है, कैसे नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट किसी में एक सबके अंदर सेम नहीं, संख्या के आधार पर अलग होती है। जैसे पर कोशिका में एक क्लोरोप्लास्ट है तो कौन हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास, यूनिसेलुलर एल्गी है ना ये, तो एक कोशिका, प्रत्येक कोशिका में एक क्लोरोप्लास्ट, तो क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। और 20 से 40 है, प्रत्येक कोशिका में 20 से 40 है, तो कौन सी हो जाएगी सबसे ज्यादा, किसमें, लीफ मेसोफिल में, अभी पढ़ा लीफ मेसोफिल में, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम, इसके स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर देखिए, इसमें बाह्य झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है, ये पूरी स्टोरेज को थाइलेकोइड कहते हैं, और एक एक डिब्बे उपस्थित होता है उसको ग्रेना कहते हैं, और एक वचन को ग्रेनम कहते हैं। और बीच में अगर इस दोनों को इंटरकनेक्टेड करती है, दो थाइलेकोइड या दो ग्रेनम को मिलाने वाली जो एक पटलिका है, एक मेम्ब्रेन है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली। और आप देखना इसमें जो खाली स्पेस है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है, पीठिका बोलते हैं। और ये पीठिका जो भी आएगा हम देखते हैं, हरित लवक का ही इसमें हम देख रहे हैं, इसमें हम स्ट्रक्चर देख रहे थे, इसके साथ में हम देखते हैं कि हरित लवक ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मतलब द्विझिल्लिका युक्त स्ट्रक्चर है। अभी देखा था माइटोकॉन्ड्रिया, और मैंने बताया था एक ये भी होता है, ठीक है। भीतरी झिल्ली, इसमें क्या डबल मेम्ब्रेन है तो क्या होगी, दो झिल्लियां होती है। और आपको डायग्राम में दिख रही है, मैंने रफ डायग्राम बनाया, ये बाह्य झिल्ली है और ये आंतरिक झिल्ली है। तो भीतरी झिल्ली अपेक्षाकृत क्या होती है, कम पारगम्य होती है, पदार्थों के लिए क्या होती है, कम पारगम्य होती है। बाहरी झिल्ली पारगम्य होती है, लेकिन अपेक्षाकृत मतलब बाहरी झिल्ली की अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है, परमेबल होती है। हरित लवक में के अंतर झिल्ली, इंटर झिल्ली, जो अंदर झिल्ली है ना, अंदर की झिल्ली, ये अंदर की झिल्ली, अंदर झिल्ली में घिरे हुए भीतर स्थान को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा ये रहा स्ट्रोमा, आपको बता देते हैं स्ट्रोमा इसको बोलते हैं पीठिका, ठीक है, पीठिका स्ट्रोमा बोलते हैं। और स्ट्रोमा में छपटे झिल्ली युक्त थैली संरचना संगठित होती है, जिससे थाइलेकोइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। ये रहा, क्या होता है, चपटे सिक्के नुमा संरचना संगठित है, थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड के जो सिक्के होते हैं, ये पूरे को थाइलेकोइड बोलते हैं, और ये सिक्के जो है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। चट्टों की बातें, सिक्के के छट्टे मतलब एक दूसरे के रखे हुए ढेर के रूप में मिलते हैं, ग्रेना या इंटर ग्रेना थाइलेकोइड कहा जाता है, और एक वचन को ग्रेनम कहा जाता है, ठीक है। और कई चपटी झिल्ली युक्त नलिका जो ग्रेना के विभिन्न थाइलेकोइड को जोड़ती है। ये छपटी हुई झिल्ली युक्त संरचना है, ये संरचना है, ये संरचना है, ये क्या कर रही है, इसको जोड़ रही है, इसको भी जोड़ रही है, इसको आपस में इधर भी जोड़ रही है। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिली बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली, हिंदी में बोलते हैं पीठिका पटलिका। हिंदी में याद रखो, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रोमा लेमिली, इसमें पीठिका पटलिका भूल जाते हैं हम। और स्ट्रोमा में बहुत से एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो स्ट्रोमा में बहुत से एंजाइम मिलते हैं जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में हम पढ़ते हैं कि डार्क रिएक्शन जो होती है ना, वो स्ट्रोमा में होती है।
ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अगर मैंने अभी आपको बताया कि ये कुछ न कुछ, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट, ये कहीं ना कहीं पूर्वज की निशानी है, प्रोकैरियोट से ही आए हैं, ये शरीर के अंदर रह गए और इन्होंने अपना घर बना लिया, उसको एडेप्ट कर लिया। तो इसमें क्या होगा, इसमें छोटा सा डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होगा, उसमें भी था, इसमें भी होगा, और ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, वैसे ये भी छोटा डीएनए सर्कुलर डीएनए है, और 70s राइबोसोम मिलते हैं जो प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, ठीक है। और इसमें मेम्ब्रेनस सिस्टम पाया जाता है, इसको ग्रेना, ये थाइलेकोइड और स्ट्रोमा लैमेलिया को मिलके एक मेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं, एक सिस्टम बना रहा है ताकि ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। और इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, इसको भी बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, इसको भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन या ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, अंगक या ऑर्गेनल्स या ऑर्गन कहा जाता है। मतलब अर्धस्वायत्त अंग क्यों कहा गया, अर्धस्वायत्त अंग वे होते हैं जिनके खुद का डीएनए होना चाहिए, खुद के पास खुद के राइबोसोम होते हैं, और खुद में कुछ आधे काम, कुछ बहुत सारे काम 50 से 70% काम खुद कर सकते हैं, बाकी थोड़े काम के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहा जाता है। हरित लवक के बारे में हम इतना पढ़ेंगे, इसमें लवक में अपन ने पढ़ा 3 होते हैं, उसके बाद ये चीजें पढ़ी, इसमें इससे ज्यादा एक्स्ट्रा आपको नहीं आएगा, एनसीईआरटी बेस पढ़ाया मैंने, इसलिए आप 11th के लिए, आप नीट के लिए ये यूज कर सकते हैं। और आप स्ट्रक्चर अच्छे से देख के जाना कि थाइलेकोइड क्या होता है, ग्रेनम क्या होता है, ग्रेना क्या होता है, ये सब चीजें आपको देख के जानी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे का देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को हम यही पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम केंद्रक, सिलिया, फ्लैजिला ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब राइबोसोम लास्ट यही पढ़ लेते हैं। खोज किसने की थी, जॉर्ज पेलाडे ने की थी, 1953 में की थी। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप द्वारा एक कणिका में, सघन कणिका में थी, ठोस कणिका में संरचना को देखा था इन्होंने। और ये किससे बने होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन के ही बने होते हैं। और ध्यान रखना है कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है, किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं होते, ध्यान रखना, झिल्ली होती नहीं है, बोल देगा राइबोसोम झिल्ली, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होती नहीं है, झिल्ली नहीं होती। और यूकेरियोटिक राइबोसोम कितना होता है पता है, ये 80s होता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितना होता है, 70s होता है, आपको बताया मैंने। और एस क्या है इसके पीछे, ये श्वेडबर्ग यूनिट है, अवसादन गुणांक है, और अच्छे से समझ लेना, आपको मैं बताऊंगा ये अभी किया कैसे हुआ, ये गणित कैसे हुई, ये गणित कैसे हुई, इसके आधार पर होती है, आकार और घनत्व के आधार पर होती है। एस क्या करता है, आकार और घनत्व को व्यक्त करता है। राइबोसोम 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, छोटी और बड़ी। आप डायग्राम में देखिए, ये बड़ी उप इकाई ऐसे अंगूठे से दिखती है, उसमें अगर एनसीईआरटी में देखोगे इस टाइप की दिखती है, और छोटी उप इकाई इस तरह से दिखती है। और हम कभी उप इकाई को ऐसे भी बना देते हैं, अगर ऐसे नहीं तो हम छोटी को ऊपर बनाते हैं, बड़ी को नीचे बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है, और प्रोटीन का रिलीज करवाते हैं, ठीक है, बड़ा होता है। और इसे ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। एक बार नीट में अच्छा क्वेश्चन आया था, ये ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल या ऑर्गेनेल इन ऑर्गेनेल, मतलब अंगक के अंदर अंगक या अंग के अंदर अंगक और अंगक के अंदर अंगक, ऐसे बता सकते हैं। क्योंकि अंगक के अंदर अंगक क्या होता है, अंगक कैसे हुआ, एक क्लोरोप्लास्ट है, वो अंगक है, वो ऑर्गेनेल है, और ये भी ऑर्गेनेल है, तो ये ऑर्गेनेल विद ऑर्गेनेल, मतलब उस क्लोरोप्लास्ट में भी अंगक के अंदर अंगक, हिंदी में ऑर्गेनेल इन ऑर्गेनेल। आप ये देखते हैं कि 70s और 80s है, तो 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। 70s बड़ी उप इकाई, 50s छोटी उप इकाई 30s, जिसका नंबर ज्यादा वो बड़ी, जिसके नंबर कम है वो छोटी। 50s और 30s होना चाहिए था 80s, लेकिन ये गणित ऐसे कैसे हो गई कि 70s हो गया, ये इससे हुआ। एस जो लगा वो श्वेडबर्ग यूनिट, वो आकार और घनत्व के बीच में, अगर जब इसको आकार और घनत्व के रूप में देखा जाता है तो वो उस जगह आकर ठहरता है घनत्व के बेस पे और आकार के बेस में, तो 70s पे इसका एवरेज आता है, इसलिए 70s हुआ। और ये 80s कितनी बड़ी हो गई, 60s और 40s कितनी होनी चाहिए, 100 होना चाहिए था, लेकिन ये आकार और घनत्व के आधार पर 80s यहाँ पर आकर रुकता है, तो इसको 80s कहा गया, ठीक है। इससे ज्यादा इसके बाद में होगा। और आप देख सकते हैं, एक और बता सकता हूं, राइबोसोम से प्रोटीन बनता है, और आपने देखा होगा अगर आप उस पे देखते हो मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में, या आप बोल सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, तो डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रल डोग्मा जो क्रिक ने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, कि सेंट्रल डोग्मा होता है वो पहले होता है डीएनए, डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन।
तो प्रोटीन जब बनता है ना तो ये आरएनए जो होता है मैसेंजर आरएनए होता है, और ये मैसेंजर आरएनए है, इसके ऊपर क्या लगते हैं, राइबोसोम बनता है, उसको बोलते हैं पोलिसोम। और ये पोलिसोम एक जैसे राइबोसोम सारे जुड़ जाते हैं वैसे आरएनए, ये बनाते हैं प्रोटीन। तो ये प्रोटीन फैक्ट्री की तरह भी कार्य करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। हम केंद्रिका पढ़ेंगे, केंद्रिका में भी तो क्या होते हैं, आरएनए ही होते हैं, आरएनए का भी तो सोप है, तो उससे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आरएनए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस का, और बने भी किसके होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के ही बने होते हैं, ठीक है। और बड़ी इकाई छोटी भी इकाई होती है। इसके आगे हम देखते हैं, ये हो गया आपका आर राइबोसोम, आज का यहां समाप्त करते हैं। और इसके आगे हम जो नेक्स्ट पार्ट आएगा अपने सेल बायोलॉजी का, जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है वो आएगा, केंद्रक आ जाएगा, तारक का है, तारक केंद्र हो जाएगा, और उसमें सीलिया फ्लैजिला भी हो जाएंगे, ठीक है, उसमें साइटोस्केलेटन भी हो जाएगा। और आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए। अगर टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, अगर आपको करना है तो सुनो, जिंदगी की जंग जितनी है, जिंदगी की जंग जितनी है तो तूफान के गुजर जाने का इंतजार मत कर। जिंदगी की जंग जितनी है तो तूफान के गुजर जाने का इंतजार मत कर, तूफान में ही कश्ती को किनारे रखने का हौसला रखो, तूफान में ही कश्ती को किनारे रखने का हौसला रखो। यानी कि आप समझ सकते हो इस कोट से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, हम आगे का और भी पार्ट लाएंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चंस भी लाएंगे, और दूसरे भी आप इस चैनल पे जाके आप दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं, इसके पहले वाले पार्ट को भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, इसके पहले पार्ट जो सेकंड और फर्स्ट पार्ट है वो भी देख सकते हैं, जिससे आपको आगे से आगे समझ में आएगा कि एक अलग अलग टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसमें। और आप सोचते हो कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में ही ये सब चीजें हैं, कोशिका द्रव्य क्या, उसी में तो सब चीजें पड़ी हुई है, तो वो ही सब चीजें मैंने यहाँ पर पढ़ाई है आपको, ठीक है। और आप आगे से देखते रहिए, और शॉर्ट्स में भी देखते रहिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिक्स डालता रहता हूँ, उस शॉर्ट्स को भी आप विजिट कीजिए ताकि आपको ट्रिक्स का भी पता रहे, ट्रिक्स से आप चीजें याद कर सकते हैं। तब तक के लिए आपने मुझे इतना सुना, तब तक के लिए आपका धन्यवाद और थैंक यू।